वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम एक नया सब्जेक्ट ले रहे हैं इन्वायरमेंटल साइंस। इन्वायरमेंटल साइंस की बहुत दिन से डिमांड थी और बच्चों को ना तो प्रॉपर मटेरियल मिल पा रहा है, ना बुक्स मिल पा रही है। इस तरीके से बहुत से प्रॉब्लम्स बच्चों को हो रहे हैं। तो मैंने स्टार्ट करने का सोचा कि मैं जहाँ इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पे इतने बच्चों को उसका एडवांटेज मिला, उस पर बहुत बच्चों ने अप्रिशिएट किया, तो उससे मैं इंस्पायर हुई और मैंने कहा मैं जो ट्रिपल सब्जेक्ट जो होता है, जो कि इंजीनियरिंग फील्ड में ही इन्वायरमेंटल साइंस का एक सब्जेक्ट है और अदर फील्ड में भी अदर स्ट्रीम में भी इन्वायरमेंटल साइंस के डेफिनेटली वो सब्जेक्ट्स होते हैं और उस पर जो है एक प्रॉपर मटेरियल मिल जाना, एक प्रॉपर इस तरीके से मटेरियल मिल जाना जो बिल्कुल रिसेंट की चीज़ें कवर करे। तो कुछ इस तरीके से मैं एक ट्रिकफुली आपको ऐसा पढ़ाने वाली हूँ कि आप थोड़ा पढ़ करके, कम पढ़ करके उसको बहुत अच्छे एग्जाम में इलेबोरेट कर सकते हैं। तो थोड़ा सा नए तरीके से कुछ पाई चार्ट के थ्रू, फ्लो शीट चार्ट के थ्रू, कुछ डायग्राम के थ्रू हम इस सब्जेक्ट को जब एक्सप्लेन करेंगे तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी। तो उसके लिए आज हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी से। एनर्जी जो है वो ये एक हमेशा जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनता है एनर्जी के ऊपर और डेफिनेटली इस पर क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो उस पर अपन बात करते हैं कि सबसे पहले एनर्जी मीन्स क्या। देखिए, किसी भी काम को करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। आज हमारी बॉडी, हम भी एक मशीन है तो हमको जब कभी भी कोई रन करना है, वॉक करना है, या मैं अभी वीडियो बना रही हूँ तो मुझे एनर्जी लग रही है, तो ये सारी एनर्जी कहाँ से आएगी? हमको वो एनर्जी कहाँ से आएगी? जब हम उसको कुछ इनपुट डालेंगे। तो कोई भी मशीनरी से उसमें जब हम इनपुट डालते हैं तब वो रन करना स्टार्ट करती है। तो हम अपनी बॉडी में क्या इनपुट ला रहे हैं? हम फूड लेते हैं। जब फूड लेते हैं, फूड की जो एनर्जी होती है पूरी बॉडी में जाती है और हमको काम करने की ताकत मिलती है। सिमिलरली कोई भी मशीन हो, चाहे वो छोटी से छोटी रिस्ट वॉच हो या बड़े से बड़ा बहुत ही बड़ा कोई भी हैवी लोडेड मशीनरीज हो, सभी मशीन को रन करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए। मीन्स एनर्जी का नीड तो बहुत ज़्यादा है। और जितनी भी जो डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज की बात करते हैं हम, तो वो उनमें जो डिवीजन है वो एनर्जी रिसोर्सेज पर ही है। जितनी डेवलप्ड कंट्रीज रहेंगी उतना ज़्यादा एनर्जी के रिसोर्सेज रहेंगे। इस वजह से वो बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेते हैं और हर चीज़ों के लिए जो है बहुत ही ईजी गोइंग चीज़ें हो जाती हैं। हमको थोड़ी सी चीज़ों में फाइट करना पड़ती है क्योंकि हमको एक फंडिंग की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हम ये कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज को इन्वेंट करेंगे तो डेफिनेटली हमारी कंट्री भी एक दिन डेवलप्ड कंट्री में एंटर होने वाली है। तो ऐसा कुछ करके आप जो यंग बच्चे हैं, आपके पास भी बहुत सारे टास्क रहेंगे कि जिसमें आप डिफरेंट टाइप्स के नए एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर के आए और हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज पे ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एनर्जी की डेफिनेशन देखेंगे। द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी इज द फिजिकल एबिलिटी टू डू वर्क। किसी भी काम को करने की जो क्षमता, जिसको अपन बोलते हैं कार्य क्षमता जो होती है, वही हमारी क्या कहलाती है? एनर्जी कहलाती है। अब एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगी? एनर्जी रिसोर्सेज से। तो एनर्जी रिसोर्सेज जो होते हैं वो भी अपने को समझना बहुत जरूरी है कि ये है क्या। तो एनर्जी रिसोर्सेज मतलब द प्रोडक्ट बाय विच वी गेट एनर्जी, मतलब एक ऐसे सोर्स जिनसे हम एनर्जी को लेते हैं, एनर्जी हमको मिलती है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? एनर्जी रिसोर्सेज कहलाते हैं। अब यदि इनका क्लासिफिकेशन हम देखें तो इट इज ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। फर्स्ट, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, conventional energy resources, and second is non-conventional energy resources. Non-conventional, conventional means क्या? पारंपरिक, जो परंपरा से चले आ रहे होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं कन्वेंशनल। और जो न्यू टाइप के अभी जो है बहुत सारे एनर्जी रिसोर्सेज जो जनरेट हो रहे हैं, जिनका यूज हो रहा है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन कन्वेंशनल। अब यहाँ पर जो कन्वेंशनल है उसके लिए एक बहुत अच्छा और एकदम जो है एकदम पॉपुलर नेम है, दिस इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज।
और जो नॉन कन्वेंशनल जो होता है ना, इसको अपन बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। अब जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, जिनको हम कन्वेंशनल बोलते हैं, पारंपरिक है, उनमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप देखेंगे। यदि अपन इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो एग्जाम्पल देखते हैं तो वो क्या है, फॉसिल्स फ्यूल। फॉसिल्स फ्यूल, जो फॉसिल्स फ्यूल होते हैं वो सारे के सारे हमारे कन्वेंशनल में आते हैं। अब फॉसिल्स फ्यूल में क्या आता है, फॉसिल्स फ्यूल में आता है कोल, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, और थर्ड इसमें जो आता है नेचुरल गैसेस, नेचुरल गैसेस। तो जो यहाँ पर जितने भी हमारे जो कन्वेंशनल है उनको अपन फॉसिल्स फ्यूल बोलते हैं। फॉसिल्स फ्यूल में कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। अब अच्छा, इसके और देख लेते, फिर इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। फिर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में इसमें आता है सोलार एनर्जी, या विंड एनर्जी, या हाइड्रो एनर्जी, या बायोमास एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी। ऐसे बहुत सारे टाइप के रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। अब देखो, सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं कि फॉसिल्स फ्यूल, और फॉसिल्स फ्यूल को हम नॉन रिन्यूएबल क्यों बोल रहे हैं। देखिए, नॉन रिन्यूएबल, रिन्यू होना यानी बहुत जल्दी जल्दी बन जाना। जो चीज बहुत जल्दी जल्दी बन जाए वो रिन्यूएबल, पर उसका अपोजिट क्या है, नॉन रिन्यूएबल, मतलब जो जल्दी जल्दी ना बने, जो जल्दी से जनरेट ना हो, जनरेट होने में कई लाखों समय लग जाए, कई लाखों वर्ष लग जाए, तो उनको अपन क्या बोलते हैं, नॉन रिन्यूएबल। बहुत समय लेता है, इसको बहुत समय लेता है जब जाकर के इसमें फॉर्मेशन होता है। तो जैसे अपन ने फॉसिल्स फ्यूल की बात की, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस कैसे बनते होंगे। तो जो फॉसिल्स फ्यूल का मतलब होता है जो डेड बॉडी ऑफ प्लांट एंड एनिमल होते हैं। अब वो जब डेड हो गए हैं, वो बॉडी उसकी पड़ी है, अब धीरे धीरे उसमें डिकम्पोजिशन होता है, बैक्टीरिया वगैरह जो है उसको धीरे धीरे डिके करते हैं, डिकम्पोज होता है। फिर उसके बाद होता है वरिड। वरिड का मतलब ये होता है कि वो कई लाखों समय तक पड़े रहते हैं, तो उन पर सैंड, डस्ट, डर्ट पार्टिकल्स, अर्थ पार्टिकल्स, ये सारे से उसके ऊपर डिपॉजिट होते चले जाते हैं। धीरे धीरे वो दबते चले जाते हैं अर्थ में बहुत। फिर 100 मीटर डेप्थ में जाने पर हाई प्रेशर पर टेम्परेचर के साथ दे कन्वर्ट इनटू कोल, पेट्रोलियम ऑयल या नेचुरल गैस। तो ये डिपेंड करता है कि जो प्लांट स्पीसीज है, एनिमल स्पीसीज है, वो कुछ किस तरीके की है। जैसे जनरली बोलते हैं कि जो हाइड्रो प्लांट्स होते हैं, जो हाइड्रो मतलब वाटर में चलते हैं, वो उनके जब फॉसिल्स जब डेथ होती है उनकी, उनसे जो बनता है तो वो जनरली पेट्रोलियम ऑयल में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो हमारे नॉर्मल प्लांट वगैरह होते हैं दे कन्वर्ट इनटू कोल फॉर्म। तो हमने देखा कि इनमें बहुत समय लग रहा है, बहुत जनरेशन, बहुत टाइम लग रहा है। तो जनरेशन होने में लग रहा है टाइम ज़्यादा, और कंजप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, इतना ज़्यादा कंजप्शन होगा, तो उतनी जल्दी हम सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के ये समझ में आया कि भाई अगर हम इस पर ही डिपेंड रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे सारे एनर्जी रिसोर्सेज एग्जॉस्ट हो जाएंगे। फिर हम उसको किस तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। तो हमारे साइंटिस्ट का ध्यान गया कि भाई हम फॉसिल्स फ्यूल से डिपेंडेंसी कम करके कुछ नए तरीके के रिसोर्सेज को लेकर के आए, और जो ऐसे हो रिन्यूएबल हो, रिन्यू यानी बहुत जल्दी जनरेट हो सके, ज़्यादा टाइम न लगाए, जल्दी हो जाए, अबंडेंट क्वांटिटी में मिले, तो फ्री ऑफ कॉस्ट में मिले। इस तरीके के कुछ हमने एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर के आए, तो उनको हम बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल, मतलब पारंपरिक नहीं थे, वो नए तरीके से इजाद हुए। रिन्यूएबल मतलब जल्दी रिन्यू हो जाए, जनरेट हो जाए, एग्जॉस्टेबल हो, जल्दी से एग्जॉस्ट ना हो। तो उनके एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पर देखे, सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी एंड बायोमास एनर्जी। इसके अलावा और भी हैं जैसे जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ये सारे के सारे जो हैं वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। अब इसके बाद हम पहले तो फॉसिल्स फ्यूल पर बात करेंगे, पहले अपन इसको बाद में लेते हैं। पहले हम फॉसिल्स फ्यूल पर बात कर लें कि फॉसिल्स फ्यूल को यदि हम लेकर आते हैं या इस पर, तो इसमें किस तरीके से, इसमें कौन कौन से कंटेंट होते हैं और ये प्रॉब्लमेटिक क्यों है। तो यदि अपन कोल की बात करते हैं तो कोल में जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं
नाइट्रोजन एंड सल्फर। ये इसके कोल के 5 मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जिनसे मिलकर के कोल का फॉर्मेशन होता है। अब क्या होता है ड्यूरिंग बर्निंग, क्या होता है कार्बन react with oxygen and carbon dioxide as formed. Nitrogen react with oxygen and different nitrogen oxides are formed. Sulfur react with oxygen, sulfur oxides are formed. तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सारे के सारे क्या हैं पॉल्यूशन क्रिएटिंग गैसेस हैं। तो इसके जब बर्निंग के बाद ये पॉल्यूशन क्रिएटेड गैसेस होती हैं, अब ये पूरा जो है वो ऊपर उठ रही है, वहां पर एटमॉस्फेयर में जाकर के ये वाटर के साथ रिएक्ट कर ले रही है और रिएक्ट करने के बाद ये बना ले रही है नाइट्रिक एसिड या ये बना ले रहा है सल्फ्यूरिक एसिड, और जो भी हैलोजन से रिलेटेड होते हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना लेते हैं। तो ये एसिड का जब फॉर्मेशन होता है तो एसिड रेन कॉज होती है। तो ये बहुत सारे एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड बहुत बड़े बड़े इंटरनेशनल इश्यूज इनके कारण ये जो है क्रिएट हो रहा है। तो फॉसिल फ्यूल कहीं ना कहीं अपने को ये है कि प्रॉब्लमेटिक है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा क्रिएट करते हैं। फिर आफ्टर बर्निंग ऐश बचती है, ये ऐश भी जो है वो पूरा एयर पॉल्यूशन को क्रिएट करती है। तो एफिशिएंसी भी उतनी ज़्यादा नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारा मॉइस्चर होता है, वॉलेटाइल मटेरियल्स होते हैं, तो उसके कारण जो है ऐश निकल गया। फिक्स्ड कार्बन जो है जो बर्न नहीं होते थे, ऐसे करके बहुत सारे जो है अपन को क्वांटिटी ज़्यादा लगती है और एनर्जी अपने को कम मिलती है और पॉल्यूशन भी रहता है। तो इस वजह से अब जो है इन पे थोड़ा सा कोशिश ये की जा रही है कि इन पर डिपेंडेंसी कम हो, इनका कम से कम यूज़ हो। ऐसे ही सिमिलरली पेट्रोलियम की बात करेंगे तो पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी क्या है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन मीन्स उसमें कार्बन और हाइड्रोजन का जो परसेंटेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और आफ्टर बर्निंग दे कन्वर्ट इनटू, जब उनका जो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट जब होता है, जब उसमें आपका इनकम्प्लीट कंबशन जब होता है, जनरली अपन जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनमें जो हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं, इनकम्प्लीट कंबशन होने पर जो कार्बन है इट कन्वर्ट इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, कंप्लीट कंबशन पे तो कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज मोर टॉक्सिक देन कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों है? क्योंकि क्या होता है जो हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन कैरियर होता है, ऑक्सीजन कैरियर है तो वो बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन और इसके कारण ये पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। पर यदि हमने यहाँ पर जो हमारा एयर है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड एज ए इम्प्योरिटी मान लीजिए प्रेजेंट है, एयर पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है, तो ये क्या करता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर लेता है। दिस इज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन कर लेता है और इसकी एफिनिटी जो होती है वो मच मोर देन ऑक्सीजन, एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है हीमोग्लोबिन से, तो ये ऑक्सीजन को रिप्लेस करके खुद जुड़ जाता है। जुड़ गया, अब आप सोचिए कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बन मोनोऑक्साइड आपकी बॉडी में पूरे में सर्कुलेट होने लग जाएगी, तो जितना भी प्रोसेस है हमारी बॉडी के अंदर वो सारी अफेक्ट होगी, पॉल्यूशन आ जाएगा हमारी बॉडी में और हम फैटल भी हो सकते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी फॉसिल फ्यूल से होती हैं। हम कोशिश ये करें कि फॉसिल फ्यूल का कम से कम यूज़ हो और उसकी जगह पर हम जब रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को लेकर के आएंगे तो डेफिनेटली हमको जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और हमारे को जितने भी हमारे यूथ हैं, हमारे यंग स्टूडेंट्स हैं, उनको भी ये चीज़ों पर कॉन्सेंट्रेट होना है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी पर बात करें, उस पर ही अपना काम करते चलें। कहाँ से कैसे एनर्जी रिसोर्सेज को हम लेकर के आ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें जब हम इन्वेंट करेंगे तो डेफिनेटली हमारी जो कंट्री है, हमारा जो पूरा एटमॉस्फेयर है, पूरा इन्वायरमेंट है, वो बहुत ही हेल्दी होने वाला है और उसके साथ साथ हम भी हेल्दी होने वाले हैं। तो आज हमने फॉसिल फ्यूल पे बात करी, नेक्स्ट लेक्चर में हम चलेंगे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज पर, उसमें भी हम बात करेंगे सोलार एनर्जी। तो ये वाला जो उसका नेक्स्ट लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही बढ़िया होने वाला है, तो डेफिनेटली आप बिल्कुल इंतजार में रहिए। मैं इसके बाद वही वाला वीडियो जो है वो सेंड करूँगी, तो आप डेफिनेटली है कि उसको देखेंगे और आंसर जो है एग्ज़ाम में आप बहुत ही इफेक्टिव कर पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर।